Good morning, sir. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. आज हम लोग जो बात करेंगे बेसिकली वो बात करेंगे मिथ की। मिथ का मतलब क्या होता है? तो जो सुना वो सच है कि नहीं? अगर आप कहें तो भ्रामक बातें, जैसे आजकल लोग जो है अफवाह फैला देते हैं, ठीक है, वो चीज सही है कि नहीं है। जैसे आपके पास एक नोटिस एकदम से आ जाए, द कॉलेज विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, तो फिर आप उसको कंफर्म करेंगे? नहीं सर। तो नहीं करेंगे। सर लड़के बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, तुरंत पहुंच जाएंगे। हाँ, आप लोगों को तो जल्दी पहुंचने की जरूरत होगी भाई। घर समय तक अच्छा लगता है। घर पे सुकून है सर। हाँ, अब वर्क फ्रॉम होम का आपको मजा आ रहा होगा। ये मम्मी वर्क कहती इन होम होंगी, करना पड़ता है सर। हाँ मम्मी वर्क कहती इन होंगी करते ही क्या हो, वीडियो के सामने बैठ जाते हो, करते ही क्या हो, काम करो जल्दी से, घर के काम भी करो और कॉलेज के काम भी करो, क्योंकि ट्यूट शीट भी मिलनी शुरू हो रही होंगी। नहीं सर, अब तक नहीं मिली। नहीं तो घबराओ नहीं, हम ही दे देंगे सबसे पहले। और आई होप सो अभी सबने तो ज्वाइन किया नहीं है गूगल क्लासरूम। कल मैंने चेक किया था 26 लोगों ने ज्वाइन किया है। भैया अपने आप ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं ये लिख लिख के व्हाट्सएप पे भेजना चाहता हूँ कि आप ज्वाइन करो, आप ज्वाइन करो, आप ज्वाइन करो। किसने ज्वाइन नहीं किया है? मैं इसलिए यहाँ बात नहीं कर रहा था क्योंकि अभी 24 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, तो ये तो आई होप सभी ज्वाइन किए होंगे। Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर। है बेटा ऐश्वर्य? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम लोग मिथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली 3 तरह की मिथ होती है। 3 तरह के लोग भी होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन बनाने में। एक मैनेजमेंट होता है जो पैसा खर्च करता है, जो रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। एक व्यक्ति होता है जो उसको बनवाता है, जिसको कस्टमर कहते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति होता है जो उसको बनाता है, उसको प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो इसी तरीके तो इन तीनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है ना। तो इनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू सही होते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू गलत होते हैं। तो जो गलत होते हैं उसको मिथ कहते हैं, Yes, sir. ठीक है। जैसे आप सब लोग कहते हो कि क्रिसमस में सेंटा आता है, सेंटा आता है, सेंटा आता है, ठीक है। कभी किसी ने सेंटा क्लॉज देखा है? भाई मैंने तो नहीं देखा, आ गया, मैंने नहीं देखा है। तो मेरे लिए ये मिथ है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अभी कॉलेज में होते तो कृष्ण जन्माष्टमी आप लोग बड़े भयानक तरीके से मनाते हैं, ठीक है। दही हांडी का प्रोग्राम रखते हैं। अरे जब तोड़ना ही है हांडी तो इतने ऊपर रखने की क्या जरूरत है? नीचे रखो, आराम से तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिथ है कि ऊपर रखेंगे तब जाके तोड़ेंगे, ज्यादा मजा आएगा, उसमें हड्डी उड्डी टूट जाए वो अलग। तो ये सब हमारे अलग अलग मिथ है। तो इसी तरीके से हम लोग आज मिथ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मिथ है, कौन सी सच्चाई है, और रियलिटी बेसिकली क्या है। जैसे हम लोग को लगता है कि प्रभु जैसे म्यूजिक कंपोज करते हैं तो काफी मुश्किल काम करते हैं, ठीक है। प्रभु दिख नहीं रहे, एआर म्यूजिक दिख रहा है खाली,
प्रभा, ये देख लिया सर। म्यूजिक का फुल फॉर्म क्या है? सर AR म्यूजिक मतलब ऐसे ही मैंने लगा दिया था। नहीं, AR क्यों लगा दिया, ऐसे ही क्यों नहीं लगा दिया? BR क्यों नहीं लगाया? BR चोपड़ा सर भी थे। नहीं सर, AR मैंने क्लास 10 से ही लगा के रखा हुआ है। नहीं तो क्यों लगाया था? कोई आपका मिथ था कि आपने कुछ सोचा, तो सोचा होगा AR। DR क्यों नहीं लगाया, डॉक्टर म्यूजिक? या जो आजकल लग बहुत गया फेमस है कोविड म्यूजिक, लगा दो फौरन रातों रात तुम जो है, जैसे बाबा जी नहीं हो गए थे कोरोना निकाल के लखपति करोड़पति, वैसे तुम भी हो जाओगे। चलिए सर, लगा देंगे वो। अरे भाई, मेरे कहने पे कोई काम ना करो, तुम आज स्वयं से करो सारे काम। अगर तुम्हें लगे अच्छा तभी करना, ठीक है? वैसे AR रहमान का हमने सुना तुम जो है बड़े फॉलोअर हो, शायद इसीलिए तुमने AR लगाया होगा। हाँ, ये भी कह सकते हैं सर, ये भी मिथ ही है। मिथ है, चलो ठीक है, पर रियलिटी बता देना। जैसे आज हम सारी मिथे भी बताएंगे और रियलिटी भी बताएंगे। आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस सर। विवेक यस हमारे सर। आजकल बड़े फेमस हैं, क्योंकि कल गौरव सर से मेरी बात थी, मैंने कहा सारे बच्चों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है गूगल क्लासरूम पे, सबसे पहला नाम आया था कि विवेक मणि त्रिपाठी जी होंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा। हमने कहा नहीं नहीं, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। यस सर, ज्वाइन। हाँ हाँ, आप ज्वाइन कर लिया भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ज्वाइन नहीं किया है भैया, कुछ और लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ऐसा तो तुम क्यों फेमस होते हैं बेटा? यस सर। शायद बड़े वाले आशीष सर का कोई क्लास नहीं तुमने ज्वाइन किया था, इसलिए तुम फेमस हो गए हो। नहीं सर, हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था सर बीच में, इसलिए कल नहीं ज्वाइन ठीक कर है, पाए थे। ज्यादा आने लगा। चलो फिलहाल हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज कौन कौन सी होती है, सॉरी मिथ कौन कौन सी होती है। डेटा स्ट्रक्चर बढ़ाते बढ़ाते कॉम्प्लेक्सिटी याद आ गई। तो देखिए, जैसे आपके स्क्रीन पे शेयर हो रहा है बेटा? नो सर। अभी सर लिख के आ गया। आ गया। हो गया सर, आ गया सर। हाँ, तो जो आप देख रहे हो इसमें मिथ के बारे में ही बातें हो रही है ना। तो सबसे यस सर। क्या लिखी हुई है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में कौन आता है? जितने भी मैनेजर आते हैं। विवेक कहीं जा रहे हो क्या बेटा? कार वार में बैठे हो? थोड़ा सा कुछ काम है जैसे। चलो हाँ ठीक सर, है, रिलेटिव थोड़ा क्या फंक्शन वक्शन है तो जा रहे हैं। ठीक है। ये देखो कितना अच्छी चीज है कि आप काम भी निपटा रहे हैं और क्लास भी निपटा रहे हैं। सर This is बहुत a- लोग चैट हाँ इशिता बताओ। सर, ये ऐश्वर्या साक्षी ने चैट में लिखा हुआ है कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने भी देखा, लेकिन अब तो ऐश्वर्या आवाज आ रही है? ऐश्वर्य नहीं आ रही होगी उसको। सर बहुत रुक रुक के आवाज आ रही है वैसे भी आप। अब आवाज आ रही है बेटा? अब तो आ रही होगी। सर आ रही है। सर आवाज तो आ रही है Yes, सर, sir. वो बीच बीच में खाली Yes, फ्लक्चुएट हो जाती है। अच्छा, तो मैनेजमेंट मिथ में सबसे पहली चीज आती है, मैनेजमेंट में मैनेजर्स होंगे और वो कुछ सोचते होंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा। तो मैनेजर कौन होते हैं? मैनेजर के ऊपर पूरी पूरी सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और डिसिप्लिन्स हैं उसमें मैनेजर ही सब चीज मैनेज करता है। अगर आप किसी होटल में जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसको बुलाएंगे? मैनेजर मैनेजर को बुलाएंगे, जबकि उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। ठीक है, अगर कोई और प्रॉब्लम हो तब भी आप मैनेजर से बात करते हैं। तो मैनेजर के ऊपर काफी प्रेशर होता है। उनके ऊपर प्रेशर ये भी होता है कि उनको अपना बजट मेंटेन करना है, उनको शेड्यूल मेंटेन करने की, टाइमलाइन मेंटेन करनी है कि कहीं स्लिपेज ना हो जाए। जैसे आप, स्लिपेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपसे ट्यूट मैंने मांगा कि आपको 25 अगस्त को ट्यूट जमा करना है, मान लीजिए, तो
उसमें बफर टाइम रखा कि आप 2 दिन और ले लोगे, यानी 27 अगस्त तक के आप जमा कर दोगे। लेकिन अगर आप 28 अगस्त को जमा कर रहे हो तो उसको स्लिपेज मांगने कि आप अपने शेड्यूल से स्लिप हो रहे हो, शेड्यूल से पीछे जा रहे हो। और जब भी कोई अपने शेड्यूल से प्रोजेक्ट पीछे जाता है, तो मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, तो हमारी कॉस्ट अपने आप इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और हो सकता है कि फिर वो उनके किसी काम का प्रोजेक्ट ना रहे। तो इसलिए जो टाइमलाइंस है इसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज है कि क्वालिटी के ऊपर भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कई कंपनीज का नाम क्वालिटी की वजह से ही है। जैसे नोकिया की एक BL5C बैटरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सब उसने वापस मंगवा ली थी, क्योंकि उसको पता लगा कि हम वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो उसने सारी चीजें वापस मंगवा ली। तो दिस इज अ टाइप की रेपुटेशन है नोकिया की, उस समय थी रेपुटेशन कि कोई गड़बड़ चीज अगर मार्केट में आ जाएगी तो कंपनी अपने आप रिकॉल कर लेगी। इसी तरह होंडा ने अपनी गाड़ी, तो एक गाड़ियों का वर्जन था, एक मैन्युफैक्चरिंग लॉट था, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग वापस मंगवा लिया था मार्केट से। तो रेपुटेशन बहुत होती है, इंप्रूव कर, मतलब क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? क्योंकि आजकल मार्केट में आपके पास सॉल्यूशंस तमाम सारे हैं, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस आपके पास तमाम सारे। जैसे मान लीजिए आपको CMS बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो आपके पास वर्डप्रेस है, जूमला है। अगर वर्डप्रेस नहीं आपको आता, आप जूमला से काम कर सकते हो, आप द्रुपल से काम कर सकते हो। यानी आपके पास ऑप्शंस इस समय मार्केट में तमाम है। तो कोई भी मैनेजर नहीं चाहता कि उसका प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल के किसी और के पास चला जाए। तो ये सब प्रेशर्स के बीच में मैनेजर्स को काम करना पड़ता है। तो अगर देखें तो क्या क्या मिथ हैं। सबसे पहली मिथ है कि वी ऑलरेडी हैव अ बुक दैट्स फुल ऑफ स्टैंडर्ड्स and procedure for building, so we won't that provide me people with everything that they need to know। इसका मतलब अगर आप किताब पढ़कर आ रहे हैं तो क्या आपको सब कुछ मालूम है? आपको उस कंपनी के स्टैंडर्ड्स भी मालूम होंगे, क्योंकि आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के समय जाओगे तो किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहां पे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होगा। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल कोई यूज हो रहा है तो आपको उसके बारे में सारी चीजें मालूम है। तो अगर देखा जाए तो किताब से और वास्तव में किसी चीज को डेवलप करने में बहुत अंतर होता है। ऑफ स्टैंडर्ड है, पर क्या उसी तरीके से इस्तेमाल होती है? क्योंकि अगर हम देखें तो हम जो पढ़ रहे हैं ये पुरानी चीजें, और आजकल हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो एजाइल टेक्नोलॉजी। तो एजाइल टेक्नोलॉजी में ये सारी चीजें लागू नहीं होती। तो हमारे पास किताब भी हो या हमारे पास स्टैंडर्ड्स भी हो तो उतना फायदा नहीं है उनका। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां उस इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड्स को समझने में, उस इंडस्ट्रीज की वर्किंग को समझने में हमको टाइम। एग्जाम्पल अगर आप ले लीजिए, रामस्वरूप जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है का, या जो तरह भी चीजें हैं, क्या कोई दूसरा कॉलेज उस तरह की चीजें फॉलो करता है? हमारे प्रोसीजर हो सकता है अलग हो, दूसरे प्रोसीजर अलग हो, तो प्रोसीजर का भी अंतर आ रहा है। तो जरूरी नहीं, जैसे लीव अप्लाई करना होता है कि मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा हूं तो वहां पे मैं ईमेल कर दूंगा तो मेरी लीव अप्लाई हो जाती है। रामस्वरूप में मुझे ERP पे एंट्री करनी है, तो जब मैं नया आऊंगा तो मुझे नॉलेज ट्रांजिशन तो करना ही पड़ेगा ना। यानी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने सारे प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स बताने ही पड़ेंगे। अगर नहीं बताएगा तो कोई वर्कर वर्क नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये वाली मिथ? यस सर।
सौरभ, सर आराम। दूसरी चीज है, अगर हम देखें तो क्या सारी चीजें कंप्लीट हैं? क्या सारी चीजें कंप्लीट हैं? अगर हम किसी भी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो कंप्लीट है? उसको फॉलो करने से हमारी सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगी? अगर आंसर दें तो हमारा आंसर नॉर्मली नो रहता है, नो। क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल लाइफ में अंतर होता है। वी कांट गो बाय द बुक ऑफ लॉ। कहीं ना कहीं हमको राउंड द वे कोई ना कोई आंसर निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कोई क्लाइंट है, उसका बजट नहीं है आपके उसमें लाने का, अब आपको उसको बजट में लाने के लिए हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज करनी हो सकता है आप उसको कोई और सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो मैनेजर को ये चीजें देखनी पड़े। अगर दूसरे मिथ के बारे में बात करें, सबसे बड़ी मिथ है कि माई पीपुल हैव स्टेट ऑफ आर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, आफ्टर ऑल वी बाय देम द न्यूएस्ट कंप्यूटर। क्या नया कंप्यूटर होने से या स्टेट ऑफ आर्ट डेवलपमेंट टूल्स होने से हमारा डेवलपमेंट स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा? क्योंकि एक्चुअली कोई कंप्यूटर तो काम कर नहीं रहा है, कोई रोबोट तो काम कर नहीं रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, कोई मैनलेस इंटरेक्शन हो तो ह्यूमनलेस इंटरेक्शन हो जिससे कि हम लोग वर्कआउट कर पाए। तो यहां पर देखना यह है कि जो आपकी लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर उनकी स्किल अच्छी है तो ज्यादा नहीं, मतलब ये मतलब करता है कि आपके पास कंप्यूटर किस तरह से है, आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस तरह का है। ये है कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हार्डवेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके केस टूल है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमको अचीव करनी है गुड क्वालिटी प्रोडक्टिविटी, जो हार्डवेयर से नहीं होगी, हमारी वेल प्लानिंग ऑफ सॉफ्टवेयर से होगी। और अगर एल्गोरिथम को हम इंप्रूव करेंगे, जैसे आपने डा में पढ़ा होगा कि एल्गोरिथम इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द हार्डवेयर ऑन विच इट इज रनिंग, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये अगर हम रिड्यूस कर दें तो हमारा हार्डवेयर अगर उतना अच्छा नहीं है तब भी हमारा सॉफ्टवेयर रन करेगा। तो हमको वर्कआउट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे, कि सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह का है, और हम किस तरीके से उस पर काम करेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। वर्ड होता है ऑप्टिमाइज यूज। आप लोगों के पास मान लीजिए i7 कंप्यूटर है, हमारे पास i7 8th जनरेशन या 9th जनरेशन या 10th जनरेशन मान लीजिए कंप्यूटर है हमारे पास, तो क्या हम उनकी प्रोसेसिंग की फुल यूजिबिलिटी कर रहे हैं? नो सर। यूजिबिलिटी होती है, यूटिलाइजेशन होता है कि हम जो भी चीज यूज कर रहे हो, जो भी हार्डवेयर यूज कर रहे हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम फोकस करें जो हम केस टूल यूज कर रहे हैं। केस टूल कुछ नहीं होते, केस टूल आपके नॉर्मल वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपकी मदद करते हैं। जैसे अगर आपको प्रपोजल लिखना है तो आप क्या यूज करोगे? एमएस वर्ड यूज करोगे। आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है या कॉस्ट एस्टिमेशन करना है, आप एक्सेल का यूज कर सकते हो, दैट इज अ केस टूल। आपको यूएमएल डायग्राम्स बनाने हैं, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, आपको केस टूल्स बनाने हैं, तो आप ऐसे टूल्स जहां पे आप ड्रॉ कर सके वो टूल्स आपका केस टूल हो जाएगा। तो यही टूल्स हमारे केस टूल्स होते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे केस टूल्स के बारे में।
अब एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमने कल डिस्कस भी किया था, ये मैनेजमेंट मिथ है कि अगर हम अपने शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं तो हम और आदमियों को जोड़ दें तो हम अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ जाएंगे। क्या ऐसा फीजिबल है? नो सर। कल ही बताया था क्यों नहीं फीजिबल है। क्यों नहीं फीजिबल है? क्योंकि जो नए लोग आएंगे उनको पुराना कितना काम हो गया है इसकी हमको नॉलेज ट्रांजिशन करना पड़ेगा। हमको बताना पड़ेगा भैया हम लोग इस स्टेज पे हैं। भाई ये सबने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, सब वीडियो ऑन कर ले, नहीं तो मैं एब्सेंट लगा दूंगा भाई। सुचित्रा आपका वीडियो ऑफ है। अर्जुन जी से तो तमाम बार निवेदन कर चुका हूं कि अपना वीडियो ऑन रखें। पता नहीं बकरीद का सूरज क्यों हो जाते हैं। तो इसको हम लोग एक और नाम देते हैं मंगोलियन होल्डे कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कभी कभी आ सकता है आपके साथ एग्जाम में पेपर भाई, कंप्यूटर होल्डे प्रॉब्लम। क्या है कंप्यूटर होल्डे प्रॉब्लम? ऐश्वर्य आप हैं? सर प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, आवाज भी साफ नहीं आ रही है। मतलब अब आ रही है? सर बीच बीच में आ जा रही है पर नहीं आ रही है, ऐसे हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। अब बेटा मैं पूरी फिलहाल आ रही कोशिश है। करके कर रहा हूं कि जिससे कि आवाज आ जाए। तो मेरे तरफ से सिग्नल का प्रॉब्लम होगा ना। हो सकता है मेरी तरफ से भी सिग्नल ना पहुंच रहा हो, लेकिन चलो फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो मंगोलियन होल्डे का मतलब क्या है कि क्या हम नए लोगों को जोड़ने से हमारा प्रोजेक्ट फास्ट हो सकता है? अगर देखें तो रिवर्स है इसका। नए लोगों को जोड़ोगे, नॉलेज ट्रांजिशन करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हम कहाँ पे पहले थे, किस पॉइंट पे पहले थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट और लेट हो जाए। क्लियर है ना भाई? शालिनी अपना वीडियो ऑन करो। यस सर। तो इसमें तो है नहीं कोई प्रॉब्लम। नो सर। देखिए लिखा हुआ भी है रीजन, हाउएवर एज न्यू पीपल आर एडेड, पीपल हु आर वर्किंग must spend time in educating the newcomers, thereby reducing the amount of time spent on productivity development effort. People can be added but only in a planned and well coordinated manner. बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो। स्टाफिंग अभी जब हम पढ़ेंगे तो दो तरह की स्टाफिंग होती है, एक ग्रेजुअल स्टाफिंग होती है और एक स्टार्टिंग से ही हम उतना स्टाफ लेके चले। सपोज मान लीजिए मैं कोई स्कूल खोलता हूं, ठीक है ना, स्कूल में मैं नर्सरी में बच्चे का एडमिशन करवाता हूं सबसे पहले, तो मुझे किस चीज की जरूरत है? अगर मैंने कोई स्कूल खोला और मुझे टीचर्स चाहिए तो मैं नर्सरी में खाली एडमिशन ले, तो मुझे किस तरह की टीचर्स की रिक्वायरमेंट है? जूनियर क्लासेस की, जो नर्सरी को हैंडल कर सके। बेसिक एजुकेशन। और अगले साल जब वो बच्चे फर्स्ट में जाएंगे या केजी में जाएंगे तो हम अपने स्टाफ को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है ना मेरी बात? तो इस तरह की स्टाफिंग जहां हम फेज्ड वाइज काम करते हैं इसको कहा जाता है ग्रेजुअल स्टाफिंग। समझ में आई बात? यस सर। और जब हम मान लीजिए कोई हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज नॉर्म्स से चलता है। मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज का नॉर्म्स है कि आपको इकट्ठे जो है आपके पास
एक रेशियो में टीचर्स होने जरूरी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सारे टीचरों को अपॉइंट कर लेंगे, और इस तरह की अपॉइंटमेंट जो होता है इसको कहते हैं फ्लैट स्टाफ। यानी हमने सारे स्टाफ को एक साथ अपने यहाँ पे नौकरी प्रोवाइड कर दी, या जिस काम में लगाना था उस काम में लगा दिया। आप देखते हो भी जब घर बनता है तो हम ग्रेजुअल स्टाफिंग करते हैं, पहले मिस्त्री लाते हैं, मजदूर लाते हैं, फिर इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाते हैं, फिर कारपेंटर को भी बुलाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन से ही कारपेंटर आ जाता है, पेंटर आ जाता है। तो आपको देखना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं तो किस फेज पे डिजाइनर को इंड्यूस करना है। भाई पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की होगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो चुकी होगी, तब हमें डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी जो आर्ट वर्क बनाए, सारे जो पोस्टर्स बनाए, जो बैनर्स बनाए, जो हमको लगाने हैं अपने सॉफ्टवेयर में, जो इमेजेस लगाए, क्योंकि आजकल इमेजेस की फिनिशिंग की जाती है। फिर हमको एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको डे 1 से हमको यूज करना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों को इंड्यूस कर सकते हैं जिससे कि हमारा वर्क हैम्पर ना हो। तो अब तक 3 हम लोगों ने मैनेजमेंट मिथ पढ़ी थी, ठीक है। अब एक मिथ है कि अगर हम अपनी चीज को आउटसोर्स कर दें, आजकल ये आपने देखा होगा कि चीजें आउटसोर्स बहुत होती हैं। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं उसमें। हाँ, हम खुद काम ना करके हम किसी और को काम करने के लिए देते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी अपना जो वो होता है ना असाइनमेंट, वो आउटसोर्स कर देते हैं छोटे भाई बहन, है ना, कर देते हैं आउटसोर्स। नो सर। अच्छा हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए ना बताना। तो ये आउटसोर्सिंग है कि आप अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे प्रभव जी हैं हमारे, AR रहमान जी के तरह प्रभव जी जो है सबका आउटसोर्स प्रोजेक्ट उठाते हैं कि आप हमको अपना अपना प्रोजेक्ट दे दीजिए, हम जो है कंप्लीट करके आपको वापस देंगे, बाकी पेटीएम कर दिया करिए। तो क्या आउटसोर्स कर देने से हम प्रोजेक्ट पे ध्यान देना छोड़ दें? क्योंकि आउटसोर्स करने के बाद आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास कंट्रोलिंग नहीं है। आप भी थर्ड पार्टी के लिए एज ए क्लाइंट है। जैसे आप क्लाइंट को समझाते रहते हैं कि अगली कल दे देंगे सर, आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, बस अपलोड करने के लिए नेटवर्क इशू आ रहा था, आज सर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, नेटवर्क इशू आ गया था। इसी तरह सर आज हम मीटिंग नहीं कर पाए क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा था। ये नेटवर्क अगर ना भी इशू आए तब भी इशू आ जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है? नो सर। नो सर। यस सर। नो सर। तो भैया क्या कारण है कि इस सेमेस्टर में नेटवर्क ज्यादा अच्छा चल रहा है, पिछले सेमेस्टर में नेटवर्क बहुत खराब चल रहा था? हमें लगता है कंपनी लोग जो है इम्प्रूव कर गई। वाईफाई से स्विच कर लिया मोबाइल से, हैं? मोबाइल से वाईफाई पे स्विच कर लिया। हाँ ये भी कह सकते हो कि हालातों से जो है हमने समझौता कर लिया है सर। समझौता कर लिया है। अच्छा समझौता है सर। अब तो गांव से पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, गांव और शहर पहुंचा जा रहा है। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात। तो थर्ड पार्टी को देने से ये नहीं होता है कि हम रिलैक्स करें, हमको उनसे लगातार बात करनी है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और ये भी होता है, देखना पड़ता है कि वो टाइम से हमको काम करके दे रहे हैं या नहीं। आउटसोर्स करने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ना कि घट जाती है। क्लियर है बेटा?
यस सर। तो अगली चीज आती है, वो आती है कस्टमर की मिथ। कस्टमर कौन? जो हमसे सॉफ्टवेयर बनवा। अब सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो दिखाई तो पड़ता नहीं। जैसे बिल्डिंग बन रही हो तो उसको प्रोग्रेस दिखाई पड़ेगी, यानी कोई हार्डवेयर प्रोजेक्ट हो तो आपको दिखाई पड़ेगा भाई इतना बन गया, लेकिन इस तरीके से दिखाई नहीं पड़ता। तो अ कस्टमर हु रिक्वेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मे बी अ पर्सन एट द नेक्स्ट डेस्क। हो सकता है कोई टेक्निकल ग्रुप हो, और हो सकता है कोई मार्केटिंग सेल डिपार्टमेंट हो, या कोई कंपनी हो जो रिक्वेस्ट करे कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और उसमें कस्टमर तमाम तरह की मिथ अपने अंदर बैठाए रखता है, और उसको एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन के तरफ ले जाती हैं, जो बाद में कंपनी की तरफ डिससेटिस्फैक्शन और कंपनी से अगला सॉफ्टवेयर नहीं बनवाएगा। कभी कभी बेस होता है कि आप प्रेजेंट काम करो तो हम अगले काम के लिए प्रेजेंट काम पर ध्यान देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। आप लोग की भी एक रेपुटेशन चलती चली आ रही है, तो हम उस रेपुटेशन को हमेशा फॉलो कर रहे हैं। तो ये मिथें होती हैं। तो अब कस्टमर मिथ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज है, ए जर्नल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज सफिशिएंट टू बिगिन राइटिंग प्रोग्राम। अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव डेवलपर को बता दें या मैनेजर को बता दें तो हमारा सारा काम हो जाएगा और हमें कोई ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ऐसा फिजिबल है? भाई आप अगर स्टेटमेंट दे भी देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव का तो हो सकता है आपकी अप्रोच दूसरी हो। अगर देखा जाए तो AITU के 700 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, तो क्या सब हमारे ही अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं या हम सबकी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं? अगर ऑपरेशनलिटी देखी जाए तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव एक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को पढ़ा के हमको उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन क्या हर आदमी इसी तरीके से यूज कर रहा है? भाई कोई किसी और तरीके से यूज कर रहा होगा, कोई संसाधन अपनी तरह से यूज कर रहा होगा। जैसे मेरे 2 लड़के हैं, एक नर्सरी में पढ़ता है, एक जो है 11th में पढ़ता है। ठीक है, तो नर्सरी वाले जो लड़का है वो CMS में है, तो उनकी जूम पे क्लासेस चल रही हैं, गूगल मीट पे क्लासेस चल रही हैं। उनके पास संसाधन है, वो संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलेज वाले। ठीक है, लेकिन मेरा बड़ा लड़का है, उसकी क्लासेस व्हाट्सएप पे चल रही हैं। मैंने पूछा आप जूम पे ले रहे हैं या गूगल मीट पे ले रहे हैं? टीचरों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ बहुत से लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो व्हाट्सएप पे ही हम लोग जो है अपने लेक्चर्स को, नोट्स को डिलीवर कर रहे हैं। तो यहीं पे देखिए ऑब्जेक्टिव सेम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चे को पढ़ाना, लेकिन दोनों की मेथोलॉजी या दोनों की टेक्नोलॉजी अलग अलग है। एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एक थोड़ी सी डाउनग्रेडेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो अगर आप नहीं बताएंगे, अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आपको बिहेवियर नहीं देंगे, परफॉर्मेंस इंटरफेस नहीं देंगे, डिजाइन कांस्टेंट नहीं देंगे, या किस क्राइटेरिया पे आप सॉफ्टवेयर को जज कर रहे हैं ये नहीं बताएंगे, तो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना एक प्रॉब्लम हो जाएगी और इससे एक कम्युनिकेशन गैप शुरू हो जाएगा कि हम चाहते कुछ है, मिल कुछ रहा है। तो बाद में वो हमारा सॉफ्टवेयर फेलियर ही बन जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि डिटेल में हम चीजों को लें। क्लियर है? अब दूसरी मिथ आ गई कि रिक्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, पर हम हर चेंज को आसानी से एकोमोडेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर तो फ्लेक्सिबल है। देखिए जो है ये कुछ हद तक के तो सही है, अगर इनिशियल स्टेजेस हैं तो हम आपकी रिक्वायरमेंट को
कैप्चर कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट को एकोमोडेट कर सकते हैं। बट अगर हम हायर स्ट्रक्चर में पहुंच चुके हैं, आर्किटेक्चर हमने बना लिया है, तो इस तरीके से एडमिट करना किसी भी चीज को या उनकी रिक्वायरमेंट को अडॉप्ट करना या उसको एकोमोडेशन देना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप आर्किटेक्चर पहले से डिजाइन कर चुके हैं और वो आर्किटेक्चर, वो पॉइंट हो सकता है कई जगह पे आपको प्रॉब्लम प्रोवाइड करे, आपके सॉफ्टवेयर को डाइवर्ट करे, आपके सॉफ्टवेयर में ऑल्टरेशन करे। भाई हम सॉफ्टवेयर में कई अप्रोचेस यूज करते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे अप्रोचेस। तो अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर होती है तो हम एक समय तक के तो नई रिक्वायरमेंट को एकोमोडेट करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही डिजाइनिंग फेज पे जाते हैं हम रिक्वायरमेंट को फ्रीज कर देते हैं। यूजर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं, भाई इतनी रिक्वायरमेंट आपने दी है, क्योंकि मान लीजिए रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो हो सकता है कॉस्ट भी बढ़ जाए। भाई कॉस्ट भी तो एक फैक्टर है, अगर स्कोप बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी और टाइम भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे ट्यूट 1 और ट्यूट 2 दोनों जो है 27 अगस्त तक दे दो करके, तो आप क्या करोगे कि भैया देखिए आपका ट्यूट 1 तो करके दे देते, लेकिन ट्यूट 2 ऐड कर दिया तो थोड़ा टाइम ऐड करिए। ये कहते कि नहीं कहते आप? यस सर। यस सर। रिक्वायरमेंट मेरी चेंज हो रही है और मैं कह रहा हूँ हैंड रिटन देना है आपको, जो है इंडिविजुअली आके प्रेजेंटेशन देना है अपने ट्यूट का। इस तरीके से अगर मैं रिक्वायरमेंट चेंज करता रहूं तो आप उसके लिए टाइम मांगेंगे और जरूरी नहीं कि हर बार रिक्वायरमेंट को एकोमोडेट कर लें। तो दैट डिपेंड्स कि हम सॉफ्टवेयर को एकोमोडेट कर सकते हैं या एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं रिक्वायरमेंट। क्लियर है मेरी बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? यस सर। नो सर। क्या? नो सर। नो प्रॉब्लम सर। एक सेकेंड। तो जो दूसरा है ये वही चीज है कि अगर आप जो है अपने रिक्वायरमेंट को चेंज करेंगे तो हो सकता है रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमको कॉस्ट को एक्सटेंड करना पड़े। जरूरी नहीं कि उसी कॉस्ट में वो चीज जो आप नई चीज मांग रहे हैं हम डिलीवर कर दें। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले दो वाले इंपॉर्टेंट नहीं थे। मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंड ही नहीं देगा तो तुम काम कैसे करोगे। कस्टमर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रोजेक्ट नहीं देगा तो मैनेजर फंड कहां से देगा। और प्रैक्टिशनर वो होता है जो काम को कंप्लीट करके देता है। क्लियर है? क्लियर आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। तो प्रैक्टिशनर कौन है वो आपको मालूम हो गया? हाँ बताइए। सर अभी लेस देन 1 मिनट है तो सर इसके बाद अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन करेंगे क्लास? हाँ ये प्रैक्टिशनर वाली मिथ खत्म करेंगे। ठीक है सर। तो प्रैक्टिशनर समझ में आ गया कौन? आप ही लोग प्रैक्टिशनर हैं। तो आप लोग की भी कुछ मिथ होती है। क्या मिथ है? वंस वी राइट द प्रोग्राम and get it work, our job is done.